हेलो साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और आज हम टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो है अपने मैथ से नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। आज हम संख्या पद्धति स्टार्ट करने जा रहे हैं। संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में बातें करेंगे। संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या के अंदर आती है, ये सभी बातें हम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम संख्या पद्धति। वीडियो पूरा देखना, उसके बाद में अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना। यदि आपको पसंद नहीं आए तो भी कमेंट करके हमारे को बताना। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति की जैसे हम बात करते हैं तो हमारे सबसे पहले दिमाग में आती है कि संख्या जो रेखा है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बनाते हैं पहले संख्या रेखा और उस संख्या रेखा के बारे में पहले बात करते हैं। देखो, संख्या रेखा इसके बीच में होती है शून्य और फिर इसके इस साइड में अंक लिखे जाते हैं, इस साइड में अंक लिखे जाते हैं। इस साइड में कौन से अंक लिखे जाते हैं, इस साइड में कौन से अंक लिखे जाते हैं, ये हमारे को कैसे मालूम चले कि किधर तो धनात्मक अंक लिखे जाएंगे, किधर ऋणात्मक अंक लिखे जाएंगे। इसके एक तरफ ऋणात्मक अंक लिखे जाएंगे, एक तरफ धनात्मक अंक लिखे जाएंगे। तो हम कैसे डिसाइड करें कि शून्य के कौन से साइड में तो धनात्मक अंक रखना है और कौन से साइड में ऋणात्मक अंक रखना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो हम बात करते हैं इसके लिए कि हम जो अपना ये हाथ ऐसे बनाते हैं तो इससे देखो क्या बन रहा है, डी। ये आपको अपने हिसाब से गुप्त में बनाकर देख लेना है, किसी के सामने नहीं करना, वरना तो कुछ गलत इशारा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे करें तो ये क्या हो गया, डी बन गया। डी का मतलब दायां। तो दाईं साइड है शून्य के, दाईं साइड में सदैव ही पॉजिटिव अंक रखे जाते हैं, धनात्मक अंक रखे जाते हैं। तो इसके हम दाईं साइड में रखेंगे 1 2 3 4 और ये अनंत तक की संख्याएं हमने इस साइड में रख दी है। सभी क्या है, धनात्मक संख्याएं है जो शून्य के दाईं साइड में रखी जाती है। फिर हम दूसरा इस हाथ से बनाकर देखते हैं तो देखो क्या बन रहा है, बी बन रहा है। बी का मतलब बायां। तो शून्य के बाईं साइड में क्या आएगा, ऋणात्मक अंक आएगा। लेकिन कब, जब हमारा संख्या रेखा की तरफ मुंह होगा तब। ये ध्यान रखना है, दोनों पोजीशन में संख्या रेखा की तरफ मुंह होने पर ही ये होती है। तो अब हम इसे बनाएंगे तो बी इधर आ जाएगा, ये देखो इस तरीके से। तो इस साइड में हम लिखेंगे ऋणात्मक अंक। तो ये लो -1 -2 -3 और -4। आगे हम डैश डैश करते हुए इसको माइनस अनंत तक रख देते हैं। यह संख्या रेखा पर जो अंक हमने रखे हैं उसको हमारे को मालूम होना चाहिए कि शून्य है, शून्य के दाईं साइड में धनात्मक अंक रखे जाते हैं, शून्य के बाईं साइड में ऋणात्मक अंक रखे जाते हैं। उसके बाद में इधर की जो देखो शून्य के इस साइड की जो सभी संख्याएं हैं, ये संख्याएं क्या है, ये संख्याएं सभी इस साइड में है जो धनात्मक संख्याएं है। कौन सी है, धनात्मक संख्याएं है। और शून्य के इस साइड की सभी संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं है, वो ऋणात्मक संख्याएं है। कौन सी है, नेगेटिव अंक है। तो इधर तो है ऋणात्मक बाईं साइड और दाईं साइड क्या है, धनात्मक है शून्य के। ये हमें ध्यान रखना है। तो हम एक ही बात कर रहे हैं कितने देर से कि शून्य के दाईं साइड, शून्य के बाईं साइड, शून्य के दाईं साइड, शून्य के बाईं साइड। भाई शून्य का बार बार नाम तो ले रहे हो, इसमें शून्य शून्य बोल रहे हो, लेकिन ये नहीं बता रहे शून्य को आप इधर ले रहे हो, शून्य को आप इधर ले रहे हो। इसका अभी तक कोई जिक्र नहीं है। आपने यही कहा जो कहा कि शून्य के दाईं साइड में धनात्मक अंक आएंगे, शून्य के बाईं साइड में ऋणात्मक अंक आएंगे। तो शून्य कहाँ जाएगा, शून्य का भी हमारे को मालूम होना चाहिए। तो शून्य देखो, शून्य के लिए हम बात करते हैं ये न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है।
शून्य क्या है, नहीं तो धनात्मक है और ना ही ये क्या है, ऋणात्मक है। इसका मतलब भैया ये है क्या, ये तो बताओ, ये आया कहाँ से यहाँ पे और इसको बोलेंगे क्या। तो सबसे बड़ी बात है, इसको हम क्या बोलेंगे, जिस संख्या पर ना तो नेगेटिव चार्ज होता है और ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, वो संख्या क्या कहलाती है, न्यूट्रल कहलाती है। न्यूट्रल कहलाती है अर्थात ये क्या होता है, उदासीन होता है। इस पर नहीं तो नेगेटिव चार्ज आता है और नहीं पॉजिटिव चार्ज रहता है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, शून्य पर आप पॉजिटिव लगा दो, नेगेटिव लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये क्या, उदासीन। अब आप कहोगे कि ये क्या मालूम चले कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। देखो हमने 2 ले लिया मान लो, और 2 में शून्य जोड़ लेते हैं एक बार, 2 में शून्य जोड़ लेते हैं। तो 2 में शून्य को जोड़ा हमने तो मान आया हमारे पास 2। 2 में से शून्य को घटाया, हमारे पास मान क्या आया, 2। दोनों में धनात्मक 2 हमारे पास मान आ रहा है। शून्य के आगे हमने पॉजिटिव लगाया तो भी 2 ही आया मान, नेगेटिव लगाया तो भी 2 ही मान आया। क्या सर आप नेगेटिव 2 लेकर देखो, चलो ठीक है, -2 लिया, उसमें शून्य जोड़ दिया तो माइनस के 2 आ गए, और -2 लिया, उसमें से शून्य को घटा दिया तो माइनस के 2 आ गए। तो कहोगे सर यहाँ तो देखो अलग अलग उत्तर आ गए, आपने यहाँ पे प्रोसेस किए, प्लस के 2 आ रहे थे, यहाँ पे माइनस के 2 आ रहे थे। ऐसा नहीं है, ये सेम ही आ रहा है। ये देखो यहाँ पे क्रिया तो हम यहाँ ही कर चुके, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब होता है बाकी और जोड़, इससे तो मतलब लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो पहले जोड़ किया तो +2 में शून्य जोड़ा तो 2 आ गया प्लस का, +2 में माइनस की शून्य किया तो भी 2 आ गया प्लस का। तो क्रिया ये तो दोनों यहाँ तक ही हो गई, ये तो प्रोसेस दूसरी हो गई। तो यहाँ पे देखो -2 से स्टार्ट किया, शून्य जोड़ा तो माइनस के 2 आ गए, और -2 में से शून्य घटाया तो भी माइनस के 2 आ गए। इसका मतलब शून्य के आगे आप चाहे पॉजिटिव चिन्ह लगाओ चाहे नेगेटिव चिन्ह लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसी जो संख्या होती है जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चिन्ह होता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कहलाती है, उदासीन कहलाती है। तो शून्य अपने क्या है, उदासीन अंक है, ये ध्यान रखना है। शून्य क्या है, उदासीन अंक है। तो सर कहोगे कि आपने तो शून्य से कहा, और किसी अंक के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो और किसी अंक के बारे में हमें क्रिया करके बताइए। तो चलो ठीक है, हम ले लेते हैं 1। तो पहले हमने 2 लिया, 2 में 1 को जोड़ दिया और क्या आ गया, मान हमारे पास 3 आ गया। फिर हमने वही 2 लिया प्लस का, उसमें से 1 को घटा दिया तो मान क्या आया, 1 आया। यहाँ पे 2 में 1 जोड़ने पर 3 आ रहा है, यहाँ पे से 2 में से 1 घटाने पर क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। आ रहे तो दोनों प्लस के हैं, लेकिन रिजल्ट जो प्राप्त हो रहा है हमारे को, परिणाम प्राप्त हो रहा है, वो परिणाम क्या है हमारे पास, भिन्न भिन्न है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। इसका मतलब 1 के आगे प्लस माइनस लगाने पर फर्क पड़ता है, लेकिन शून्य के आगे प्लस माइनस लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए शून्य क्या है, उदासीन पूर्णांक है, यह ध्यान रखना है। शून्य पर ना तो पॉजिटिव चिन्ह का फर्क पड़ता है ना ही नेगेटिव का, तो ये बात हमें थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं संख्याओं की तरफ। थोड़ा देखो, इधर वाली जो सभी संख्याएं हमने कही है क्या है, धनात्मक है, धनात्मक है, और इधर वाली जो संख्याएं है उसको हमने क्या कहा है, ऋणात्मक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। आगे आगे हम जैसे बढ़ रहे हैं परिभाषाओं में अपने काम आने वाली है। तो मैं इसको जूम कर रखा था हमने, हम इसको थोड़ा संकुचित करते हैं और फिर इसको थोड़ा उस साइड में बनाकर फिर आगे बढ़ते हैं। देखो साथ के साथ अपना काम होता जाएगा इधर। तो हम करते हैं, इधर इस संख्या रेखा को मैंने छोटे रूप में बना दिया। ये संख्या रेखा हो गई अपनी, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये प्लस अनंत हो गया, और ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, -3 हो गया, और ये माइनस का अनंत हो गया। ये हमारी संख्या रेखा यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, संख्याओं की बात करते हैं। तो संख्याओं में सबसे पहले बात करेंगे
प्राकृत संख्याओं की, नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर पर जो संख्या है वो है हमारी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो ये प्राकृत संख्या, ये नेचुरल नंबर होती कौन सी है? हमने पढ़ा है काफी बार के पहले तो 9 अंकों की खोज हुई, उसके बाद में 1 अंक की खोज हुई, जिसके बाद में संख्या ये बढ़ी। ठीक है, तो ये जो देखो शून्य से लेकर इधर वाले जो सभी है अनंत तक की संख्याएं, ये क्या है? अपनी नेचुरल नंबर्स है। यानी ये क्या है? इधर वाली सभी पूर्णांक, प्राकृत संख्याएं है। तो हम यहाँ पे परिभाषा में क्या लिखेंगे? 1 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याएं कहलाती है, ये ध्यान रखना है। क्या है? 1 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं, यानी ये जो धनात्मक संख्या है सभी वो क्या है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और इन्हें किससे व्यक्त करते हैं? इन्हें कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, यह ध्यान रखना है। क्या है? 1 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी कैपिटल एन से व्यक्त करेंगे। कैपिटल एन आया कहाँ से? प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो इसका पहला ले लिया हमने कैपिटल एन। तो ये लिया हमने कैपिटल एन और इसको प्रदर्शित करेंगे तो कैपिटल एन और उसके आगे 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ये अनंत तक की सभी संख्याएं क्या है? नेचुरल नंबर्स है, प्राकृत संख्याएं है। तो आपको ध्यान रखना, कभी भी परिभाषा पूछे इसकी या ऐसे दे दे 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो ये इधर वाली ये क्या है? ये सभी अपने नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 और ये अनंत। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 4 तक 5 तक लिख दिया, वहाँ पे 3 लिखकर आगे हमने अनंत तक रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं आ गई उसमें, इसमें भी 1 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं है। ठीक है, अब दूसरी जो संख्याएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो वो हमारे पास दूसरे नंबर पर जो संख्याएं है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं? जो अपने प्राकृत संख्याएं थी इनसे इनका कुछ संबंध होना है। पूर्ण संख्याएं जब प्राप्त होगी जब प्राकृत संख्याओं का किसी से संबंध स्थापित करेंगे, तब जाकर। संबंध का मतलब उसमें कुछ मिलाएंगे हम। तो यदि इन प्राकृत संख्याओं में इस शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। या फिर इसकी परिभाषा ये कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं, जब प्राकृत संख्याओं को प्राकृत संख्याओं में उदासीन पूर्णांकों को भी शामिल कर लिया जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जब प्राकृत संख्याओं में उदासीन संख्या को भी शामिल कर ले तो क्या होता है?
पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी सीधी सी भाषा है इसकी, प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। यानी प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर ले तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। यानी इनको हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ऐसे मान लो प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी इसकी जो परिभाषा हम दूसरे रो में देना चाहिए तो वो हो जाएगी, शून्य से अनंत तक की सभी संख्याएं, शून्य से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो शून्य से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ये हो गई इसकी परिभाषा। शून्य से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यह ध्यान रखना है। इन्हें W से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं किससे व्यक्त करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, देखो ये लो अपना कैपिटल W कैपिटल रूप में होगा, यह ध्यान रखना। 0 1 2 3 4 और ये अनंत। ये लो भैया आपकी पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो गई। इनकी परिभाषाओं से ये आपके 10-15 क्वेश्चन बनते हैं, तो इन परिभाषाओं को अच्छी तरह तैयार कर लेना, अच्छी तरह समझ लेना इनकी परिभाषाओं को। इन परिभाषाओं में से ही 10-15 क्वेश्चन कम से कम आपको मिलते हैं। तो उनमें से लगभग कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे संख्या पद्धति दी गई है, तो उनमें से लगभग क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं परिभाषाओं में से। तो ध्यान रखना, आगे हम वो करेंगे भी। तो इसका मतलब जो पूर्ण संख्याएं है वो क्या है, प्राकृत संख्याओं में यदि हम किसको मिला ले, शून्य को भी शामिल कर ले, तो हमारे को W प्राप्त होगी, पूर्ण संख्याएं प्राप्त होगी, जो होगी 0 1 2 3 डैश 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 प्लस अनंत तक की संख्या। एक ध्यान रखना आपको, ये अनंत वास्तविकता में कोई संख्या होती नहीं है। वैसे अनंत को तो हम ऐसे व्यक्त करते हैं कि ये ऐसी संख्या है जहां तक हम पहुंच नहीं सकते। तो जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते वो कोई संख्या होती भी नहीं है। ये तो लास्ट का हिंट दर्शाने के लिए हम अनंत का प्रयोग करते हैं, बाकी हकीकत में यह कोई संख्या होती नहीं अनंत। जिन संख्या को गिन ही नहीं सकते, जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते, वो संख्या हो ही नहीं सकती। तो अनंत हम ऐसे हिंट के रूप में प्रयोग करते हैं अपने यहाँ पे, और बाकी अनंत कोई संख्या होती नहीं है वैसे, ये ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं हम तीसरे नंबर पर जो संख्या है उनकी, वो है पूर्णांक संख्याएं। तीसरे नंबर पर जो संख्या है वो क्या है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इंटेजर नंबर या इंटेजर बोल देंगे इसको। तो यह पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, देखो हमने कहा पहले प्राकृत संख्याओं की परिभाषा दी कि 1 से अनंत तक की सभी संख्याओं को, धनात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। फिर कहा कि यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। यानी 0 से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती है,
पूर्ण संख्याएं होती है। तो अब आगे जो संख्याओं में बढ़ेंगे तो इसका मतलब उनका भी इनसे कोई संबंध होगा, किससे? प्राकृत से भी होगा, पूर्णांक से भी होगा, प्राकृत से भी होगा और पूर्ण से भी होगा, पूर्णांक का। तो उसकी परिभाषा क्या होगी? जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है, जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्णांक संख्या ये प्राप्त होती है। तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेने पर पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती है। यानी क्या कहा है इसने? सीधी सी भाषा में समझो इस चीज को। यह कह रहा है कि जो ये पूर्ण संख्याएं थी 0 से प्लस अनंत तक की, उनमें यदि ये ऋणात्मक संख्याओं के भी शामिल कर ले, हम माइनस वाली को भी, इसका मतलब ये पूरी संख्याएं ऐसे मिला लें तो ये सभी संख्याएं इसमें शामिल कर ले तो ये क्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्याएं हो जाएगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी ये। इसका मतलब ये है। इसका मतलब हम सीधी सी इसकी परिभाषा देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए। तो क्या कहें? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो इसकी दूसरी परिभाषा हो जाएगी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या ये कहलाती है, किन्हें? पूर्णांक संख्याओं को। इन्हें I या Z से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। इन्हें किससे करते हैं? I या Z से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। तो I तो यहां से देखो इंटीजर का पहला वर्ण आ गया, लेकिन Z क्या है? Z क्या है? पहले तो इसको लिख देते हैं। देखो जो पूर्णांक संख्या है कैपिटल I या कैपिटल Z इक्वल टू माइनस अनंत डैश डैश डैश। इधर आप लिखना चाहो तो बीच में संख्याएं लिख देना, -3, -2, -1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, 1, 2, 3 और डैश 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 अनंत तक की सभी संख्याएं। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे प्राकृत संख्याओं का पूर्ण संख्याओं से संबंध है और कैसे पूर्णांक संख्याओं का पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं से संबंध है। यहाँ से ही आपके 10-15 क्वेश्चन बनने वाले हैं इनकी परिभाषाओं से। तो इनकी परिभाषाओं को आप अच्छी तरह तैयार कर लेना। अब देखो जेड क्या है? जेड जह लोन शब्द का प्रथम वर्ण है। ये जेड क्या है? जेलोन शब्द, ZEHLON शब्द का प्रथम वर्ण है जेड। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। यह जेलोन कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका
अंग्रेजी में अर्थ क्या होता है? टू काउंट। इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है टू काउंट। टू काउंट यानी हिंदी में बोले तो गणना करना। टू काउंट इंग्लिश में, हिंदी में बोले तो हो जाएगा गणना करना। तो ये अपने पास जो पूर्ण पूर्णांक संख्याएं हुई। अब देखो, जो पूर्णांक संख्या है इनके आगे भी एक संख्या और होती है, तो उसकी हम बात करेंगे, जिसमें ये सभी संख्याएं समाहित होती है और उन्हें कहते हैं हम परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं क्या होती है? इनके बाहर होती है। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। q नॉट इक्वल टू 0। जब q का मान 0 नहीं हो उस पोजीशन में p बटा q रूप की संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याओं के बारे में बात करने के पहले जो ये पूर्णांक संख्या है इनसे संबंधित एक दो क्वेश्चन हम करते हैं और उसके बाद में हम परिमेय संख्याओं की बात करेंगे। तो चलो ठीक है, हम बढ़ते हैं अब आगे की ओर। जैसे मान लो हमारे को कोई संख्या दी जाए और उसमें कहा जाए ये कौन से दो पूर्णांकों के मध्य स्थित है, ऐसे। तो ऐसा क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन 17/4 कौन से दो पूर्णांकों के मध्य स्थित है, या कौन से पूर्णांकों के मध्य स्थित है। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है 17/4 कौन से क्रमागत दो पूर्णांकों के मध्य स्थित है। पूर्णांकों को भी आ जाएगा, यहाँ पे क्रमागत पूर्णांक भी आ जाएगा, तो समझ लेना उसको। 17/4 कौन से क्रमागत दो पूर्णांकों के मध्य स्थित है, इसका ऐसा भी हो जाएगा। तो ये देखो, इसको करने के लिए हम क्या करें, एक बार हमारे को थोड़ा सा समझना पड़ेगा किसी चीज को। देखो ये करें उसके पहले हम समझे, क्योंकि ये छोटी संख्या इसको तो देखते हैं आपको मालूम चल जाएगा कहाँ होगी, लेकिन हमारे को ये समझना है कि जैसे मान लो हमने ये संख्या रेखा बनाई। संख्या रेखा पर हमारे पास यहाँ पे 0 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ऐसे करते हैं अनंत तक। इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है और माइनस अनंत तक है। इस तरीके से इधर संख्याएं हमारे पास है। तो इनके मध्य हमारे को कहा जाए किन्हीं दो पूर्णांकों के मध्य, किन्हीं दो पूर्णांकों के मध्य कितनी संख्याएं होती है या अधिकतम कितनी संख्याएं होती है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन करते हैं, यहाँ पे उसको समझेंगे, फिर ये क्वेश्चन हम हल करेंगे और आपके एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा वो चीज़। तो देखो सबसे पहली बात है, हम यहाँ पे मान लो ऐसे, मान लो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इधर, और 0 से लेकर इधर हमने ले लिया, हमने मान लो यहाँ तक 2 तक ले लिया, यहाँ पे कहीं पे 1 है, 2 तक की संख्या ही लिया, आगे नहीं लिया, ये मान लो। और हमारे को कहा गया इस 1 तक की संख्या के 2 टुकड़े करो, 0 से 1 के मध्य 2 टुकड़े करो, तो हमने सीधा रख दिया यहाँ पे 2 टुकड़े, 1 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, समान 2 टुकड़े हो गए। इसको समझना आपको अच्छी तरह, समान 2 टुकड़े हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके समान 2 टुकड़े तो हो गए हमारे पास, लेकिन हम समझे किस तरीके से इस चीज को। बड़ी बात ये है हमारे पास, इसको समझने का तरीका यह है कि एक ही संख्या थी, यहां से यहां तक की तो एक ही संख्या थी, यह मानकर चलो आप,
यहाँ से यहाँ तक कि एक ही संख्या थी, तो इस संख्या को क्या व्यक्त करेंगे हम, इस संख्या को क्या व्यक्त करें कि ये कौन सी संख्या होगी। हमने टुकड़े तो 2 कर दिए जड़ से, लेकिन ये संख्या कौन सी होगी यहाँ पे। तो एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। टुकड़े कितने हुए, कुल 2 हुए। टुकड़े कितने हुए, कुल 2 हुए। तो हम इस संख्या को व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, नीचे तो कुल भाग, देखो कुल भाग तो नीचे ले लेते हैं, जितने भाग किए वो तो नीचे, और ऊपर क्या लेंगे, ऊपर लेंगे जो भाग, जो भाग है ना वो लेंगे। तो ये कौन सा भाग आ गया, ये तो पहला भाग ही आ गया, यहाँ पे पहला भाग ही आ गया ना। तो पहला भाग यानी 1, और कुल भाग कितने किए हमने इसके, 1 तक की संख्या के 2, तो 1/2। यहाँ पे क्या है, 1/2 स्थित है। यहाँ पे क्या है, 1/2 स्थित है। तो 1/2 स्थित है। यहाँ तक अपनी ये कहानी समझ में आई कुछ, क्या हमने इसके 2 टुकड़े किए, आधा आधा 2 टुकड़ा कर दिया, तो ये आधा भाग इधर आधा भाग इधर हो गया। अपनी भाषा में इसे समझने की कोशिश करें तो चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर रख देता हूँ और जूम करते हम चलते रहेंगे। इसको 0 से लेकर 1 तक की संख्या की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे 0 और ये 1, और यहाँ पे हमने 1/2 रखा, क्योंकि हमने इसके 2 भाग किए थे, तो ये 1/2 आ गया। ये तो 2 भाग किए, यदि हमने इसके 4 भाग किए होते तो ये जो 1/2 आ गया ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये यहीं पे रहेगा। ये ध्यान रखना आपको, ये जो 1/2 है ये यहीं पे रहेगा, ये ध्यान रखना। संख्या रेखा पर यहाँ पे अंकित हो गया है 1 0 और 1 के मध्य, तो ये 0 और 1 के मध्य ही रहेगा। ये उसी तरीके से है कि हमारे पास एक टोपी थी और खाने वाले बच्चे 2 थे। हमारे पास एक टोपी थी, खाने वाले बच्चे 2 थे। प्रॉब्लम ये आई कि उनको दोनों को दे, लेकिन दे किस तरीके से। यदि किसी के पास ज़्यादा चली जाएगी तो उनमें लड़ाई होगी कि इसको ज़्यादा दे दी, इसको कम दे दी, ऐसे करके लड़ाई होनी है उनमें बच्चों में। तो उसके बराबर 2 भाग ही करेंगे। मान लो हम किटकैट या डेयरी मिल्क का पैकेट लेकर आए, उसमें 1 में 10 आते हैं, 1 में 10 आती है। तो यदि 2 बच्चे खाने वाले हैं और एक हमें डेयरी मिल्क या किटकैट देनी है, तो हम करेंगे क्या, उसको तोड़ेंगे और 5-5 के 2 भाग, एक को 5 अलग दे देंगे, एक को 5 अलग दे देंगे, उसके 10 भाग आते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें ये क्या, उसमें क्या किया हमने, आधी आधी किया, तो यहाँ पे भी आधा आधा किया, तो ये आधा भाग है। यहाँ पे 1/2 का मतलब आधा होता है। अब चलो इसके यदि हम 4 भाग करें तो 4 भाग करें तो क्या होगा। तो देखो 0 से इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, मैं जूम कर लेता हूं 4 भाग करने के लिए। तो ये लो 1 आ गए, यहाँ पे तो 1 ही आएगा ना। भाग कितने करने इसके, हमें 4 भाग करने। पहले 2 भाग किए थे, 2 टुकड़े किए थे, 2 हिस्सों में बांटा था, अब 4 हिस्सों में बांटेंगे। 4 हिस्सों में बांटेंगे तो देखो 1 2 और ये 3, ये सभी समान भाग है। यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो भी आपको समान ही मानना है, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने कोई इंची टेप या कोई भी स्केल नहीं रह रखा है जिससे मैं एकदम बराबर बांट सकूँ। आपको इसको बराबर ही मानना है। तो ये लो कितने भाग हो गए, 1 2 3 4। ध्यान रखना है यदि 2 भाग करवाता है तो एक ही लाइन बनेगी, यदि 4 भाग करवाता है तो बीच में 3 लाइन बनेगी, इन दोनों के बीच में 5 भाग करवाता है तो इन दोनों के बीच में 4 लाइन बनेगी, ये ध्यान रखना है। तो ये देखो इन दोनों के बीच में हमने कितने भाग करवाए, इसने 4 भाग करवाए, 4 टुकड़ों में विभाजित किया कि 4 भागों में एक ही संपत्ति को 4 भागों में बांटना है, तो 4 भागों में ऐसे बराबर बांटेंगे। अब देखो क्या हुआ, ये भाग कौन सा हो जाएगा भाई, ये तो पहला भाग है, और नीचे क्या है, कुल भागों की संख्या। कुल भाग 1 2 3 और 4 है। पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है और चौथा भाग ये है। इसकी बात आप कह रहे हो कि ये इसको कितना रखेंगे, यहाँ पे कोई बात नहीं। इसको देखो ये कौन सा भाग है गया, पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये दूसरा भाग है, तो इसको क्या रखें यहाँ पे। तो ये देखो दूसरा भाग है यहाँ पे, तो देखो
यहाँ पे 2 ही ऊपर 2 ही नीचे, क्योंकि दूसरा भाग है ना, और दूसरे पे पहुंच के यहाँ पे तो 2/2 हो जाएंगे। 2 को 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने कहा था ना, जो संख्या जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे रहती है, उसका स्थान चेंज नहीं होता है, किसी भी पोजीशन में चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये चेंज नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे 1 ही है। अब आगे इसको भी सिद्ध हो जाएगा अभी कि ये 1 यहाँ पे रहेगा। देखो 4 भाग है, तो पहला भाग यहाँ पे ऊपर, और कुल भाग कितने किए, 4। फिर ये दूसरा भाग 2 ऊपर, कुल भाग कितने थे, 4। ये तीसरा भाग 3 ऊपर, कुल भाग कितने थे, 4। ये कौन सा भाग, चौथा भाग 4 ऊपर, कुल भाग कितने, 4। 4 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 आ गया ना मान। जो संख्या जहाँ पे है वहाँ पे ही रहेगी, वो कहीं पे नहीं जानी है। और यहाँ पे देखो, आप कहोगे सर इसमें तो 1/2 आया ही नहीं, इसमें तो 1/2 आया ही नहीं आया तो कोई बात नहीं, और आया है तो उसका रूप चेंज हो सकता है। रूप चेंज कैसे हो सकता है, जैसे मान लो अभी हमने ये 1 था, इस 1 को ऊपर नीचे 2 से गुणा किया तो ये 2/2 प्राप्त हुआ हमारे को। यहाँ पे ये 1 था, इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा किया तो ये 4/4 प्राप्त हुआ हमारे को, 4/4 प्राप्त हो गए। तो ये लो 4/4। ऐसे ही देखो यहाँ पे बीच का भाग कौन सा है, बीच का भाग ही तो बोला था हमने आधा। ये बीच का भाग तो देखो 2 इधर 2 इधर, ये बीच में ये रह गया। बीच का भाग यानी ये आधा होना चाहिए, ये आधा हो सकता है क्या, ये तो 2/4 है, ये 1/2 है। देखो देखिए, ये लो 2/4 है भैया आपका, 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। ये भी 1/2 ही है, इसका रूप ही चेंज है। आपको भ्रमित किया गया है कि ये 2/4 है, एक्चुअल में ये 1/2 ही है, ये ध्यान रखना आपको। क्या है, 1/2 ही है, एक्चुअल में है। अब चलो ठीक है, हम थोड़ा और करते हैं। इन्हीं 2 अंकों के बीच में या पूर्णांकों के मध्य हम 6 भागों में बांटते हैं। एक ही संपत्ति को कितने भागों में बांटते हैं, 6 भागों में बांटते हैं। इसको समझना आपको। तो ये तो लो यहाँ पे शून्य, अपना थोड़ा जूम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये लो, अपने तो क्या मशीन है जूम करने की, ये लो और ज़्यादा कर दिया हमने, और यहाँ पे 1 कर दिया, और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और ज़्यादा कर देंगे। 6 भाग करने हैं, 6 हिस्सों में बांटना है। इसका मतलब बीच में कितने चिन्ह लगने हैं, बीच में 5 चिन्ह लगने हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5। देखो देखो 6 भाग हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग हो गए। 1 2 3 4 5 और ये 6 भाग हो गए। 6 भागों में बांटना था, 0 से 1 के मध्य को कितने बांटना था, 6 भागों में बांटना था हमने। तो हमने इसको बांट लिया। अब देखो हमारे को करना क्या है, दरअसल ये पहला भाग है तो रखा 1 ऊपर, और कुल कितने भाग थे भैया, कुल तो 6 भाग ही है, तो नीचे 6। ये कौन सा भाग, दूसरा भाग, और कुल कितने भाग, 6, तो 2/6। ये कौन सा भाग, तीसरा भाग, और कुल कितने भाग, 6 नीचे। ये कौन सा, चौथा भाग, और कुल कितने भाग, 6। और ये 5वां भाग, कुल कितने भाग, 6। और ये कौन सा, छठा भाग, कुल कितने भाग, 6। तो 6/6 का मतलब 6 एकम 6, 1 ही आ रहा है। इसका हमारे को भ्रमित करने के लिए 6/6 रखा गया है, बाकी ये है तो 1 ही। अब आप कहोगे सर वो आप आधे वाली बात कर रहे थे, वो 1/2 वाली बात कर रहे थे, वो 1/2 कहाँ गया, इनमें तो गायब हो गया। यहाँ पे तो हमारे को कंफ्यूज कर दिया, 2/4 रखकर आपने हमारे को बता दिया 1/2। लेकिन यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे बताओ 1/2 क्या। यहाँ पे देखो बीच की संख्या कौन सी है, बीच की संख्या तो यहाँ पे भी आपको मिलेगी। तो बीच की संख्या देखो, 1 2 3 4 5, 5 ही तो ये बीच, तो इनके बीच की कौन सी आएगी, तीसरी संख्या आएगी। या 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हो गई है। 6 भागों में बांटा तो 7 संख्याएं होगी, 7 संख्याएं हो गई, इनको सभी को गिने तो बीच की चौथी संख्या आ जाएगी। तो 1 2 3 4, ये बीच की संख्या ही है, बीच की संख्या ये, तो बीच की संख्या ये है। तो भैया ये है क्या, ये 3/6। क्या है, ये 3/6। अब बताओ 3/6,
बताओ सल्टी ये 1/2 कैसे होगा? आपने 2/4 को तो 1/2 करके बता दिया, लेकिन ये 3/6 2/1/2 कैसे होगा? तो काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, तो इसका मान क्या है? 1/2। इसका स्थान कहीं पे चेंज नहीं होगा। 1/2 यहाँ पे भी बीच में ही था, यहाँ पे भी बीच में ही है, और यहाँ पे भी बीच में ही है, मध्य में ही रहेगा। इसका कोई स्थान चेंज नहीं होना है। जो संख्या जिस स्थान पे आ गई है वो अपने स्थान को छोड़ेगी नहीं। तो फिर सर ये इतना सब कुछ करने की और ये बताने की आवश्यकता क्या है? हर संख्या अपनी जगह है, बिल्कुल है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। फिर आपने ये कहानी क्यों पढ़ाई है हमारी को इतनी? ये इसलिए पढ़ाई है मैंने आपको कि क्वेश्चन आ जाए कि दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य कितनी संख्याएं होती है या कितनी परिमेय संख्याएं होती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे देखो, दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य 0 और 1, दो क्रमागत पूर्णांक है लगातार, उनके मध्य एक संख्या है 1/2। कब? जब हमने 2 टुकड़े किए, जब। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमने टुकड़े किए 4, तब 0 और 1 संख्या तो वही है, 0 और 1, लेकिन इनके मध्य संख्याएं कितनी आ गई हमारे पास? 1 2 3। कितनी आ गई? 3 संख्याएं आ गई। अब देखो, हमने इसके भाग किए 6, और संख्या वही है 0 और 1, दो लगातार पूर्णांक ही है, लेकिन बीच में संख्याएं कितनी आ गई? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा ये हुआ अपने अनुसार कि जो ये संख्याएं है, दो लगातार पूर्णांक है, उनके मध्य हम चाहे जितनी संख्याएं ला सकते हैं, बस जितने भाग करेंगे उतनी ही संख्याएं आ जाएगी। एक डेयरी मिल्क का पैकेट है या एक टॉफी है डेयरी मिल्क, उसमें 10 भाग आते हैं, अलग अलग, उनको हम 10 तोड़ सकते हैं। यदि उन्हें आपको 2 में बांटना है तो आपने 5-5 दे दिया। यदि उसको आपको 5 में बांटना है तो 2-2 टॉफी आपने सभी को दे दी। यदि उसको आपने 20 में बांटना है कि सर एक और लेकर आ जाएंगे, एक और नहीं लाना है, पैसे नहीं है अपनी जेब में, अपने पॉकेट में मनी नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इतने ही मनी है, घर से इतने लेकर आए हैं, फिर भी हमारे को सेटल करना, अपने साथियों को तो देना है। साथी हो गए हमारे पास 20, डेयरी मिल्क लेकर आए 1, क्योंकि हमारी चॉइस की टोपी वही थी। टोपी तो हम दूसरी भी लेकर आ सकते थे, 10 रुपए में ज़्यादा भी आ सकती थी, 20 भी आ सकती थी, वो अलग अलग एक एक बांट सकते थे, लेकिन हमारी चॉइस सभी दोस्तों की ये थी कि हम डेयरी मिल्क खाना पसंद करते हैं। तो डेयरी मिल्क में तो 1 में 10 आती है, तो दोस्त हो गए कितने? 20। अब क्या करें? अब जो 10 भाग थे उनके भी आपने आधे आधे भाग करके सभी को उन भागों के आधे आधे भाग करके दे दिए। यही तो किया आपने। क्यों किया? कि सभी के बराबर हिस्से पाती आ जाए। तो जितने हिस्से आप करोगे उतने ही हिस्से बढ़ते जाएंगे। किसी आदमी के पास 200 रुपये है और उसके 2 पुत्र है और उसके जो संपत्ति है वो 200 रुपये की, 200 रुपये का धन है, उसको दोनों पुत्रों में बराबर बांटना है तो 100 रुपये आ जाएंगे। उन्हीं 200 रुपये में यदि उसके 4 बच्चे होते और 4 बच्चों में बांटना होता तो 4 का भाग देने पर 50-50 रुपये सभी के आ जाते। लेकिन यदि उन्हीं 200 रुपये को उसके 5 बच्चे होते उनमें बांटना होता तो 40-40 रुपये आ जाते हैं सबके। देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं समझाना यह चाह रहा हूँ, रुपये तो 200 ही है, लेकिन जैसे पुत्रों की संख्या बढ़ रही है सभी के धन कम कम होता जा रहा है। 2 बच्चे तब होते तो 100 रुपये आते, 4 बच्चे होते तो 50-50 रुपये, 5 बच्चे हुए तो 40-40 रुपये, यदि उसके 10 बच्चे होते तो 20-20 रुपये आते, और यदि उसके 20 बच्चे हो जाते तो सभी के 10-10 रुपये आते। ये तो यही है यहाँ पे है कि ये 1 0 से लेकर 1 तक का जो 2 पूर्णांक है, इनके मध्य संख्या जो है उनको हम जितने भागों में बांटेंगे उतनी संख्याएं हमारे को प्राप्त होती जाएगी। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए 2 क्रमागत पूर्णांकों के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती है या कितनी संख्याएं होती है, तो आप लिखोगे अनंत। कितनी? अनंत संख्याएं होती है। ये एक आपको ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए बात की थी। दूसरे हमने इसके टुकड़े किए तो इससे ये क्वेश्चन हल होगा टुकड़े करने से। वो क्वेश्चन कैसे हल होगा
देखो इस तरीके से लो, हमारे को कहा जाए 17/4 व्यक्त करो, कहाँ पे आएगा। पहली बात तो यह है कि जो 17/4 है वो कौन से दो पूर्णांकों के मध्य स्थित है इसके अनुसार। तो 17/4 हम यहाँ पे रखेंगे और 4 चौक 16 सही 1/4 हो गया इसका मान, यानी 4 तो पूरे हैं और 4 के आगे का पूर्णांक कौन सा होगा, 5 होगा। तो 4 और 5 के मध्य स्थित होगा, ये 4 और 5 के मध्य स्थित होगा, ये ध्यान देना। क्या होगा, 4 और 5 के मध्य स्थित होगा। अब आगे हम यदि बढ़े इसमें 4 और 5 के मध्य स्थित हो रहा तो ये होगा कहाँ पे स्थित, उस चीज को देखें हम। तो देखो 4 तक तो हमारे को सीधा बना लेना है, ये 0 1 2 3 4 और 4 और 5 के मध्य के है उसके बारे में बात करनी है हमें, और सभी के टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं, 4 और 5 के मध्य है उसकी बात करेंगे। तो 4 और 5 का ही आ गया, उसके कितने टुकड़े करने हैं, 4 भाग करने हैं, 4 भाग करने हैं 4 और 5 के, प्रत्येक के मध्य 4-4 भाग हो रहे हैं, लेकिन 4 तो पूरे हैं तो इनको तो हमें देखना ही नहीं और इनके मध्य करने हैं। तो इसके 4 भाग करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 4 भाग हो गए। ठीक है, 4 भाग हुए तो हमारे को देखो कौन सा, यहाँ तक देखो 4 इसमें आ गए, 4 भाग थे, 4 इसमें आ गए, 4 इसमें आ गए, 4 इसमें आ गए, यहाँ तक 16 आ गए। तो 17वां भाग कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/4। इसको आप इस तरीके से समझो, एक बार मैं आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो करना है। देखो हमने पूरा ही ले लिया इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5। नीचे वाला जो भाग है वो कितने हैं, नीचे 4 है, और मैंने कहा था नीचे वही होते हैं जितने हिस्से किए जाते हैं, जितने हिस्से किए जाते हैं नीचे वही होते हैं। तो प्रत्येक के क्या करने हैं, 4-4 हिस्से करने हैं, ये ध्यान रखना। तो 1 2 3 हो गए 4 हिस्से, 1 2 3 हो गए 4 हिस्से, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, ये 4 हिस्से हो गए, सभी के 4-4 हिस्से हमने कर दिए। अब ये 17/4 कौन सी जगह आएगा हमें ये समझना है। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, दूसरा भाग ये 3/4 और ये 4/4। 4/4 क्या होता है, 1 होता है, तो ये देखो 1, और यहाँ पे देखो 2/4, ये आधा होता है, तो देखो अब भी इसके बीच में मध्य में स्थित है। अब इसके आगे चलेंगे तो क्या आएगा, 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4। 4 दूनी 8, 2 आ गए है ना, जो अंक जहाँ पे हो वहाँ पे रहेगा, बस हमारे को उसकी थोड़ी शेप दिखाई देने में अलग दिखाई दे सकती है। 8/4 का मतलब 2 ही होता है, 8/4 रख दे तो कन्फ्यूजन ही 2 ही आएगा। फिर देखो 9/4 अगला भाग, नीचे तो 4 ही रहना क्योंकि भाग 4-4 किया हमने। 10/4, 11/4 और 12/4। 12/4 है सर, या तो 3 है, आपने 12/4 रख दिया, 4 3 12 यानी 3 आ गए। ठीक है, तो इसका मान भी 3 ही है। ये हो गया 13/4, 14/4, 15/4 और ये 16/4। सर ये 4 आपने 16/4 रख दिया, 4 का फाड़ा बोलो भाई, 16 में कितनी बार भाग जाता है, 4 चौक 16 यानी 4 ही है। अब हमें जो 17/4 व्यक्त करना था वो कहाँ पे व्यक्त करना है, ये देखो ये 16 आ गया और ये 17/4 यहाँ पे होगा, ये होगा वो उसकी पोजीशन, यही तो होगी। तो सर पिछले में तो आपने एकदम वो इसलिए बताया मैंने आपको, देखो यहाँ पे 4 पूरे आ गए, तो 4 तक के टुकड़े क्यों करते हो आप, इसे ऐसे बनाओ ना सीधा, 0 1 2 3, ये 4 हमने ले लिए और 4 और 5 के बीच में संख्या होगी, इसलिए 4 और 5, इसके हमें 4 टुकड़े करने हैं क्योंकि नीचे भाग 4 है, तो 1 2 3 लाइन बना दी। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है कि इसके ऊपर कौन सा भाग है, 1 पहला भाग ही है,
पहला भाग ये 17/4 हो जाएगा। तो ये पहला भाग तो ये हो गया, ये तो 17/4 है। ये लो, ये देखो यहाँ पे भी 4 के जस्ट आगे वाला 17/4। पहला भाग ऊपर 2 है तो पहला 1 है तो पहला भाग, 2 तो दूसरा भाग, 3 है तो तीसरा भाग। तो ये 17/4 यहाँ पे आएगी। और कौन से दो पूर्णांकों के मध्य स्थित होगा? ये 4 और 5 के मध्य स्थित होगा। तो आप सीधे भाग देकर कर लेना। 4 चौक 16, 4 सही 1/4, यानी 4 तो पूरे है और 4 से कुछ ज्यादा है, इसका मतलब 4 और 5 के मध्य स्थित होगा। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो, एक 143/16 कौन से दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य स्थित है? ये हो गया। ठीक है, तो हम इसमें देखो 143/16 रखेंगे, 16 का पहाड़ा बोलेंगे, 16 9 में 144, यानी 9 बार तो नहीं गया पूरा। इसका मतलब कौन सा आ गया ये नीचे? तो 16 अंटे 128 हो जाएगा, यानी 16 अंटे 128 हो जाएगा। तो ये 8 सही 128 के ऊपर कितने हो गए? 15 हो गए। 8 सही 15/16, यानी 8 से तो बड़ा है और 9 से छोटा है। तो ये 8 और 9 के मध्य हो जाएगा। यदि इसको आप व्यक्त करना चाहो इसमें, तो किस तरीके से व्यक्त करोगे? देखो, ये हमने अंक लिया, देखो 8 तक तो आप अपने सीधा बना दो। ये मान लो हमने सीधा यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे तो 8 है, मैंने ऐसे सीधा रख दिया, नहीं व्यक्त किए हुए, ये 8 और यहाँ पे 0, ये 0 से 8 तक की गिनती इसके मध्य हो गई है ना। ठीक, और यहाँ से आगे जो 8 से 9 है, इनके मध्य इसको व्यक्त करना है। ठीक है, इसके मध्य इसको व्यक्त करना है। तो क्या है ये? नीचे देखो कितने भाग है? 16। 16 इसका मतलब कितने लाइन बनानी पड़ेगी? 15 लाइन बनानी पड़ेगी। 16 का मतलब 15 लाइन बनानी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 लाइन, और यहाँ से अपना क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, सभी में बराबर दिखाई दे इसलिए। अब ये कहाँ पे स्थित होगा? देखो 8 तो पूरे आ गए, 8 के बाद में हमने 16 भाग कर दिए और 16 में कह रहा है ये 15वें भाग पर होगा। 16 में कौन से भाग पर होगा? 15वें भाग पर होगा। तो गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब ये भाग ये होगा, कौन सा? 143/16। 8 और 9 के मध्य स्थित है 143/16। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने होते हैं। ठीक है, कर लेंगे। ये वैसे सिस्टम है कि हमारे पास क्या है, 4 4 109 तो बच्चे हैं और आपके पास किटकैट है जिसमें 10-10 भाग आ रहे हैं, 16 भाग किए इसने, 16 भाग आ रहे हैं, ऐसे मान लो। तो 8 तक पूरे बटके और उसके आगे ये इस तरीके से, तो उस तरीके से भी समझ सकते हैं। बाकी आपको ऐसे करना है, सीधा भाग देना है 8 सही 15/16 इस तरीके से। अब देखो 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही और करते हैं। दो बटा 5 व 4/5 के मध्य निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या या कौन सी संख्या स्थित है? कौन सी संख्या ये स्थित
ये हमें करना है। ऑप्शन है अपने पास 7/20, 9/20, 15/20, 12/20 कर लो, 13 कर लो, 13/20 और 15/20। पहले ऑप्शन तो अपने पास ये। दूसरा बी में जो ऑप्शन है अपने पास, वो ऑप्शन है बी में 21/40, 25/40, 29/40, 32/40। सी में है 12/30, 18/30, 19/30 और 21/30। डी में ऑप्शन है अपने पास 47/90, 54/90, 65/90, 71/90। इनमें से कौन सी संख्या ये इन दोनों के मध्य स्थित है? यह पूछ रहा है कि 2/5 और 4/5 के मध्य निम्न में से कौन सी संख्या स्थित है। इन ऑप्शनों में से हमें चुनना है कि कौन कौन सी संख्या इनके मध्य स्थित है। तो आपको देखने में ऐसे लग रहा है कि इनके मध्य तो इनमें से कोई सी संख्या भी स्थित नहीं होगी, तभी तो इन्होंने लिखा होगा यहाँ। तो अपने को कैसे इनका पता लगाना है कि कौन सी संख्या इनके मध्य स्थित है, कौन सी नहीं है, वो हमें डिसाइड करना है। तो देखो, यह 2/5 है, यहाँ पे उतार दो, और 4/5 यहाँ पे उतार दो। पहले ऑप्शन की बात करते हैं। आपके जो नीचे का मान है ना, नीचे का मान, उसको ध्यान देना। सभी में नीचे क्या है? 20 है। तो इसके नीचे आपको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से गुणा। ऊपर भी क्या? 4 से गुणा। नीचे 4 से गुणा तो ऊपर भी 4 से गुणा। और यहाँ पे 20 बनाने के लिए 4 से गुणा, यहाँ पे भी 4 से गुणा। यानी ये क्या हो गया? कुल मिलाकर ये हो गया अपने पास 8/20, और ये क्या हो गया? 16/20। यानी 8 से 16 के मध्य जो संख्या यह है वो सभी इनके मध्य स्थित है इस पहले ऑप्शन में। तो देखिए 7/20 इनके मध्य स्थित है क्या? ये तो यहाँ पे आ गई 7/20, तो इनके मध्य तो 9/20 वो होगी, 16/20, 15/20 रही है। तो ये तो पहले बाहर आ गई, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे कट हो गया। कोई भी एक संख्या इनके मध्य स्थित नहीं है, इनके मध्य नहीं आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन गलत है। तो पहला अंक ही 7/20 है, 8 से छोटा है, तो ये इसके बाहर हो गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका इस अपने क्वेश्चन से बाहर है, इसका ये जवाब नहीं हो सकता। आगे की संख्याओं को आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि 4 में से एक भी नहीं मिल रहा है इन दोनों के मध्य, तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सबके नीचे 20 है और 20 हमने बना लिया। अब दूसरे में आते हैं, वही 2/5 और 4/5। कितना ऑप्शन नीचे? 40। तो इनको 40 बनाने के लिए क्या करें हम? 5 को 40 बनाने के लिए 8 से गुणा करेंगे, और इसको भी 8 से गुणा करेंगे। यहाँ पे भी 5 ही है, तो 8 से गुणा, 8 से गुणा। 5 है तो 8 से गुणा होगा, ऊपर नीचे सेम उसी से कर देंगे। तो ये क्या हो गया? देखो 16/40 हो गया, और इधर क्या हो गया? 32/40।
8 चौक 32 और नीचे 40 ही, यानी 16 से 32 के मध्य जो संख्या ये है, नीचे तो 40 आना ही है, वो संख्या ये क्या है, इनके मध्य है, और नहीं है वो नहीं है। तो सबसे पहली बात 21/40 बिल्कुल जी 16 से आगे है, 21 यहाँ पे कहीं पे आएगी 21/40, ठीक है। 25/40 बिल्कुल जी 25/40 भी 21 के आगे कहीं पे आ जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि 32 से तो छोटी है। फिर कह रहा 29/40 बिल्कुल जी 29 भी इनके मध्य आ जाएगी, वो भी 32 से छोटी और 16 से बड़ी, यानी इनके मध्य हो जाएगी। अब आगे क्या रखा है, 32/40, क्या हो गया 32/40, इसका मतलब ये सभी संख्याएं इसके मध्य स्थित हो गई, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ये कह रहा है इनके मध्य, निम्न में से कौन सी संख्याएं इनके मध्य है, के मध्य निम्न में से कौन सी संख्या स्थित है मध्य में, तो नहीं तो ये पहली संख्या इसमें काउंट होगी 16/40, और नहीं इसमें 32/40 काउंट होगी, यानी 16/40 दे रखा तो भी गलत है, 32/40 दे रखा तो भी गलत है, और ऊपर के लिए आपको बता देता हूं 8/20 दे रखा तो भी गलत है इस ऊपर वाले ऑप्शन में, और 16/20 दे रखा तो भी गलत है। ये ध्यान रखना है, दोनों ही काउंट में नहीं आएगी, इनके मध्य की संख्या आएगी, ये ध्यान रखना। तो जैसे 32/40 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारे को कंफ्यूज कर गया और ये गलत कर गया इसको, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें तो पहला ऑप्शन ही ऐसा था जो हमारे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं हुई, यहाँ पे बार हो गया, लेकिन यहाँ पे लास्ट तक पहुँचे और हमारे को मालूम पड़ा कि यह तो 32/40 आ गया और ये ऑप्शन नहीं है, यानी खोदा फाड़ और निकली चुईया। अभी तो देखो आगे आगे क्या क्या निकलता है, चलते चलो। अब देखो नीचे 30 ऑप्शन दिया गया है, तो ये 2/5 है और इधर 4/5 है, तो 30 कैसे बनाए, इसको 6 से गुणा करें, नीचे वाले को 30 बनाना है, ऊपर वाले को भी 6 से, ये लो, तो क्या हो गया 12/30 हो गया, और इधर क्या हो गया 24/30, यानी 12 से 24 के मध्य की संख्या है। देखो देखिए पहला ही 12 आ गया भैया, ये लो, तो ये तो यहाँ पे ही अपना काम खलास कर दिया इसने, क्योंकि 12 तो इसमें आएगा नहीं, 12 से बड़ी होगी और 24 से छोटी होगी, ऐसी होगी वो संख्या ही इनके मध्य होगी, वरना नहीं होगी। तो इससे तो 12/30 पहला ऑप्शन ही दे दिया, इसका मतलब ये गलत है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब तीसरा तो चौथा तो नहीं होना है, डी ऑप्शन तो होगा ही होगा, फिर 3 नहीं है तो देखो देखिए वो भी होता है या नहीं। तो 2/5 और 4/5, नीचे क्या बनाना है, निब्बे बनाना है। निब्बे बनाना है तो आप कैसे बनाए, आपकी ये दिक्कत हो सर ये 40 ये कैसे बनाए, तो कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो अपने इसके नीचे क्या दे रखा 5, यहाँ पे भी 5, तो इस 5 का निब्बे में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 18 बार, तो इसको आप 18 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, बस क्या गया 36/90, और यहाँ पे भी 5 है, इस 5 का भी इसमें देंगे तो 18 बार भाग जाएगा, तो 18 से ऊपर नीचे भाग दे दो तो क्या आ जाएगा ये 75/90। तो 36 से तो बड़ी होनी चाहिए और 72 से छोटी होनी चाहिए, वो संख्या ये होंगी तब भी जाकर ये ऑप्शन सही होगा, वरना तो गलत होगा। तो देखो 46 बिल्कुल जी 36 से बड़ी है, 72 से छोटी है, इसका मतलब ये तो सही है। 54/90 बिल्कुल जी 36 से बड़ी है और 72 से छोटी है, ये भी सही है। 65/90 बिल्कुल जी 36 से बड़ी और 72 से छोटी है, ये भी सही है। 71/90 बिल्कुल जी इस 72 के जस्ट पास में 71 इस साइड में आएगा, इसका मतलब 71/90 भी सही है, इसका ऑप्शन होगा आपका डी। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे करना था, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे ख्याल से आराम से कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा। दो 2/7 और 5/7, 6/7 कर लो इसको।
2/7 और 6/7 के मध्य निम्न में से कौन सी संख्या है? ऑप्शन आपके पास होंगे इसमें 7/21, 11/21, 13/21, 19/21। बी ऑप्शन होगा आपका इसमें 11/28, 13/28, 21/28, 24/28। सी ऑप्शन होगा आपका इसमें 13/42, 13/42, 25/42, 31/42, 36/42। डी ऑप्शन होगा आपका इसमें 15/49, 21/49, 25/49, 39/49। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको पता करना है। तो देखो इनमें पता करने के लिए हमारे पास तो यही दो संख्या उतारने के लिए यहाँ पे नीचे हमें कितने करने हैं, 21 करने हैं। तो 7 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो इसको 3 से गुणा कर दो और इसको भी 3 से, और यहाँ पे भी 7 ही है, अलग अलग संख्या हो नीचे, तो इसका अलग भाग देकर देखेंगे तो उसको 3 से गुणा कर देंगे। इससे कि मान लो यहाँ पे अपने पास और कोई संख्या होती 3 होती तो 7 21 इसको ऊपर नीचे 7 से गुणा करते उस पोजीशन में। तो आपको इस तरीके से देख लेना। तो ये क्या हो गया 6/7 और इधर हो गया 18/21, 6/21 और 18/21। अब 6 और 18 के मध्य जो संख्या ये होगी वो है, क्योंकि 21 तो हमने बराबर कर लिया। अब देखो 6 से बड़ी है 7 बिल्कुल, और 18 से छोटी है, ये तो आ गई। 11 6 से बड़ी है और 18 से छोटी है, ये भी आ गई। 13 6 से बड़ी है और 18 से छोटी है, ये भी आ गई। 18 और यहाँ पे 19 क्या है, 18 के बाहर है, इसका मतलब ये नहीं आएगी। और इसने आपका पूरा काम बिगाड़ दिया, इस एक संख्या ने पूरा काम बिगाड़ दिया, नहीं वरना पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता। तो नहीं होगा, एक भी संख्या नहीं मिली। तो अब आगे बढ़ते हम 2/7 और 6/7। देखो इसका भाग देंगे, इसमें 28 में 4 बार जाएगा, तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे, 8/28, और इसको भी ऊपर नीचे 4 से, क्योंकि यहाँ पे भी 7 है नीचे, 24/28। देख लो अब 8 और 24 के मध्य, तो देखो 8 और 24 के मध्य 11/28 बिल्कुल है, 8 से बड़े हैं 24 से छोटे हैं। 13/28 8 से बड़े हैं और 24 से छोटे हैं, बिल्कुल सही है। 21/28 8 से बड़े 24 से छोटे, बिल्कुल सही। 24/28 तो खुद ही है लास्ट की संख्या, इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि ये खुद ही संख्या है 24/28। इसमें नहीं तो 8/28 आएगा और नहीं 24/28 आएगा। इनमें से दोनों में से कोई भी संख्या आ गई 8/28 या 24/28 तो गलत है। यहाँ पे 24/28 आ गई, इसका मतलब गलत है। अब आगे बढ़ते हैं हम 2/7 और 6/7। नीचे कितने बनाने हैं, 42। तो 7 का भाग 42 में 6 बार जाएगा, ऊपर नीचे 6 से गुणा कर लो, कितना गया 12/42, और यहाँ पे भी वो 6 से गुणा होगा ऊपर नीचे, तो ये हो गया 36/42।
42, यानी 12 और 36 के मध्य होना चाहिए। देखो 13, 12, 36 के मध्य है, 25 भी 12 और 36 के मध्य है, 31 भी 12 और 36 के मध्य है, लेकिन ये 36/42 है, ये तो खुद 36/42 ही है लास्ट की संख्या, तो ये नहीं होगा, इसी ने आपके प्रॉब्लम इकट्ठी कर दी। चलो ठीक है, अब आगे वाले की तरफ बढ़ते हैं। 2/7 और 6/7, 49 लाना है तो 7 7 49, ऊपर नीचे 7 से गुणा करना है, तो कितना हो गया 14/49, और ये हो गया 42/49, यानी 14 और 42 के मध्य। तो 15 14 से बड़ी है और 42 से छोटी, 21 भी 14 से बड़ी और 42 से छोटी, 25 भी 14 से बड़ी है और 42 से छोटी है, 39 भी 14 से बड़ी है और 42 से छोटी है। इसका मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसमें हमारे को ये करना था, इस तरीके से हम कर लेंगे इसको। अब थोड़े हम इसमें सत्य असत्य के बारे में कर लेते हैं, तो सत्य और असत्य के लिख लेते हैं। हमारे पास 5-7 वो है, क्योंकि वो क्वेश्चन बन रहे थे, हमने कहा था परिभाषा बनती है यहाँ पे, तो उनके बारे की बात करते हैं, तो वो लिख लेते हैं। 1 नंबर अपने पास 0, 1 धनात्मक पूर्णांक है। सत्य और असत्य की बात करनी है हमें, सत्य और असत्य की बात करनी है, ठीक है। 2 नंबर है 0, 1 ऋणात्मक पूर्णांक है। 3 नंबर है 0 न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, बल्कि यह एक उदासीन पूर्णांक है। इनमें सत्य और असत्य बताना हमारे को। 4 नंबर है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। 5 नंबर है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। 6 नंबर है सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। 7 नंबर है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। 8 नंबर है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। होती है।
9 नंबर है, 9 नंबर बाद में उतार लेंगे, चलो ठीक उतार ही लेते हैं यहाँ पे। सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक लिख लिया, परिमेय संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं होती है। 10 नंबर है, सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, आगे ऐसे लिख लेना। 11 नंबर है, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। 12 नंबर है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, होती है नहीं लिख रहा हूं तो आपको होती है समझना उसको। 13 नंबर है, सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। 15 नंबर है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। 16 नंबर है, संख्या रेखा, संख्या रेखा पर किसी भी पूर्णांक के दाईं ओर जाने पर मान बढ़ता है तथा बाईं ओर जाने पर मान घटता है। ये अपने पास इतने क्वेश्चन हैं और उन सभी परिभाषाओं से ये क्वेश्चन अपने पास आने हैं, उन सभी परिभाषाओं से ये क्वेश्चन अपने पास आने हैं, इतने क्वेश्चन हैं तो इनका हमें हल करना है। तो यह ध्यान रखना ये हल कैसे है, ये उन परिभाषाओं से आपको देखते ही मालूम चल जाएगा कि यह हल किस प्रकार से आ। तो देखो इसको हमें कैसे करना है। देखो शून्य एक धनात्मक पूर्णांक है क्या, हमने शुरुआत में कहा था, एक संख्या रेखा बनाई थी हमने ऐसे और उसमें कहा था यहाँ पे शून्य है, इधर सभी धनात्मक पूर्णांक है और इधर सभी ऋणात्मक है। इसका मतलब शून्य धनात्मक पूर्णांक तो नहीं है, तो ये तो क्या है आपका असत्य है। इसके आगे क्या लिख लेना, असत्य। शून्य एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक भी नहीं है, ये भी असत्य है। तीसरा आपके शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, तो क्या है, पूर्णांक है, बल्कि यह एक उदासीन पूर्णांक है, यह सत्य है क्योंकि हमने कहा था शून्य एक उदासीन पूर्णांक है, शुरुआत में यही बात कही थी। फिर बाद में देखो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। मैं इन तीन को ऊपर वाले को एक बार सफाई करके और फिर देखो इसकी एक समरी बनाते हैं हम और फिर करते हैं। हमने क्या कहा था, इस तरीके से कुछ आकृति हमने बनाई थी, शून्य और इधर सब अनंत तक धनात्मक पूर्णांक थे और इधर ऋणात्मक पूर्णांक थे माइनस अनंत तक। ये लो ठीक है। तो हमने कहा था ये सभी तो क्या है, ये सभी तो नेचुरल नंबर है,
ठीक है। ये क्या कह रहा है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, इसमें शून्य को भी शामिल कर ले तब क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। तो देखो यदि हम प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, प्राकृत संख्या पर रखते हैं और पूर्ण संख्या की ओर जाते हैं तो बाहर की ओर जाते हैं तो सत्य है। एक ज्यादा है, शून्य मिलाने पर पूर्ण संख्या बनती है। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होगी, क्योंकि उसमें तो एक्स्ट्रा शून्य और होता है। तो हमने प्राकृत संख्या पर रखा और ऊपर की ओर गए पूर्ण संख्या की तरफ। इसका मतलब बाहर की ओर निकल रहे हैं। इसका मतलब ये सत्य है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है क्या, देखो देखिए पूर्णांक संख्याएं हमने कहा था इनमें हम इनको क्या मिला ले, ऋणात्मक पूर्णांकों को भी मिला ले तो हमारे पास क्या आता है, पूर्णांक संख्याएं आती है। तो पूर्णांक संख्याएं तो आई या जेड यहाँ पे आएगी। और इसके बाद मैंने आपको बताया था परिमेय संख्याएं होती है जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, क्यू डज नॉट इक्वल टू शून्य, ये हमारे पास है। तो ऐसा ही बन रहा है। तो अभी ये क्या कह रहा है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। तो बिल्कुल देखो प्राकृत संख्या तो ये है और पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर यहाँ पे है। इसका मान था हमारे पास माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, और इसका मान था हमारे पास 1, 2 और अनंत तक। और ये जो पूर्णांक थे इनका मान हम पूर्ण को होल नंबर लिखा था हमने, और 0, 1, 2, 3 और अनंत तक यह मान था, ऐसे ही था। तो अब देखो इसमें पी बटा क्यू में यानी 1/2, 1/3, 2/5 ये संख्याएं भी आ जाती है। पी बटा क्यू का मतलब ये है सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। तो प्राकृत संख्या तो ये है, पूर्णांक की ओर जाएंगे तो पूर्णांक संख्याएं भी होती है भैया। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, बिल्कुल सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। देखो ये तो प्राकृत है और बाहर की ओर जा रहे हैं, परिमेय तो यहाँ पे है, बाहर की ओर है इसके, तो इसका मतलब है ये लो, ये भी होती है, सत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। तो देखो पूर्ण संख्या तो ये है, हमने यहाँ पे पैर रखा और कहाँ पे जाएंगे, प्राकृत की तरफ। तो प्राकृत तो ऐसी है, यानी अंदर की ओर आ रहे हैं, अंदर की ओर आ रही आया है। इसका मतलब ये है अपना घपला है सबसे बड़ा। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमने बाहर रखा और अंदर की ओर आए, यानी पूर्ण संख्या से छोटी है प्राकृत संख्या। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं कैसे हो सकती है, यदि प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या बनानी है तो शून्य और शामिल करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर और तो सभी है, और तो है, लेकिन ये कहेगा शून्य है उसमें। जब शून्य इसमें नहीं है तो ये पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती। तो ये हो जाएगा आपका 7 नंबर असत्य, 7 नंबर असत्य हो जाएगा। 8 नंबर है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। तो ये लो, ये तो पूर्ण संख्या है और ये इसके बाहर की ओर पूर्णांक संख्या है। बिल्कुल जी ये सत्य है आपका, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। फिर देखो सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। बिल्कुल सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। देखो यहाँ पे पूर्ण पर रखा और परिमेय तो ये बाहर की साइड है, इसका मतलब होती है, तो यह भी सत्य है। सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, इसमें ध्यान दो। देखो पूर्णांक तो ये है आई या जेड वाला, और प्राकृत की तरफ जाएंगे तो अंदर की ओर जाएंगे, अंदर की ओर जाएंगे, इसका मतलब गलत है, यह असत्य है। सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो पूर्णांक तो ये है और पूर्ण ये है, इसमें भी हम अंदर की ओर जा रहे हैं, तो ये भी गलत होगा। सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी नहीं होती है। फिर देखो सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो पूर्णांक तो ये है और परिमेय ये है, बाहर की ओर आए, इसका मतलब क्या है, सत्य है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। तो परिमेय तो ये है और प्राकृत यहाँ पे अंदर की ओर आए, गलत है भैया, असत्य है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो परिमेय संख्या तो ये है और अंदर की और ये पूर्ण संख्या अंदर आ गए, तो ये भी गलत है, असत्य है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। तो सभी परिमेय संख्या तो ये है, परिमेय तो और पूर्णांक ये है, अंदर की ओर आए, गलत है। इसका मतलब आपको एक बात ध्यान रखना है कि यदि परिमेय संख्या दिया है और ये कह रहा है सभी परिमेय संख्याएं ये होती है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है, तो गलत है। परिमेय संख्याएं नहीं तो प्राकृत संख्या हो सकती है, नहीं पूर्णांक संख्या हो सकती है, और नहीं आपकी पूर्ण संख्याएं हो सकती है।
जबकि इसका उल्टा सही है। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है और सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन यदि इधर परिमेय देकर इधर वाले में पूछ लिया तो वो गलत हो जाएगा, यह ध्यान रखना आपको। अब लास्ट देखो, संख्या रेखा पर एक किसी भी पूर्णांक के दाईं ओर जाने पर मान बढ़ता है तथा बाईं ओर जाने पर मान घटता है। तो देखिए कोई भी पूर्णांक ले लो, संख्या रेखा मैंने यहाँ पे बना दिया आपकी, ये 0, ये माइनस, ये +1, ये 2, ये 3 और ये अनंत, ठीक है। और इधर -1, -2, -3 और माइनस अनंत। मान लो हमने ये ले लिया 1, तो 1 -1 है, इसके दाईं ओर तो इधर जाएंगे तो प्लस ये 0 आएगा पहले तो 0 तो बड़ा है -1 से, माइनस की संख्या ये 0 से छोटी होती है तो 0 बड़ा है, फिर 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। इसका मतलब ये सही है, दाईं ओर जाने पर तो बढ़ रही है। अब इधर आओ, इधर आई तो -2, -3, -4, तो इधर भी बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है। जितनी बड़ी संख्या होती है और उसके सामने माइनस लगा हुआ होता है वो उतनी छोटी संख्या हो जाती है, ये ध्यान रखना है। इसलिए सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 है और उससे छोटी -2, उससे छोटी -3, उससे छोटी -4 और माइनस अनंत सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 है और तो ये अपना क्या है, सत्य है। अब इसमें आप 17वां और 18वां उतार लो ये, और ये देखो ऐसे आप ये डायग्राम बनाकर करोगे ना तो और आसानी से हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे को ये करने हैं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। 17वां और लिख लेते हैं इसमें पॉइंट। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है तो आपको लिखना है -1, या -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, सत्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं। उसमें पहले हम बात करते हैं दशमलव संख्याएं या दशमलव भिन्न। हम दशमलव की यहाँ पे शॉर्ट बात करेंगे, पर दशमलव संख्याओं की बात आगे करेंगे। यहाँ पे हम समझना कि इसको, यह दशमलव संख्या यह है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपके शांत दशमलव संख्या और एक है आपके अशांत दशमलव संख्या। शांत का मतलब ये है वे संख्याएं जिनमें भाग देने पर दशमलव के कुछ अंकों के बाद शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो उसे हम शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। अशांत का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जिनमें हम भाग देते जाए दशमलव के कई अंकों बाद भी भागफल हमारे पास, शेषफल हमारे पास 0 प्राप्त नहीं होता तो वे संख्याएं अशांत होती है। अशांत को 2 भागों में बांटा है, एक तो आवर्ती अशांत दशमलव संख्या और एक अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। आवर्ती अशांत दशमलव संख्या और अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या 2 भागों में इसने बांटा गया। अब देखो इनके बारे में समझो थोड़ा। ये जो शांत दशमलव संख्या है, जैसे मान लो हमारे पास 10/11/2 है तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा इसका 5.5, ये मान आ जाएगा। यानी दशमलव के एक अंक के बाद शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये शांत दशमलव संख्या है। ऐसे मान लो हमने ले लिया 21/4 तो 4 पंजे 20 बच गया, 1 0 उतारेंगे यहाँ पे दशमलव, 4 दूनी 8, 8 गए तो 2, 4 पंजे 20, यानी 2 अंकों के बाद में। तो ऐसी जो संख्या है शांत दशमलव संख्या कहलाती है। शेषफल जिनमें दशमलव के बाद में 0 प्राप्त हो वह शांत दशमलव संख्या कहलाती है। अब आओ आवर्ती
अशांत दशमलव संख्या। आवर्तीय अशांत दशमलव संख्या क्या है? जैसे मान लो 1/3 है तो हम, या 10/3 ले लो इसको आप, 10/3 है तो 3 बार भाग गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 बार गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 बार गया, फिर ऐसे 1 आता जाएगा और 3 बार, ये 3 3 3 3 की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3.3 की बार, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 की बिंदु बार। इसके ऊपर हम ऐसे बिंदु लगाकर छोड़ सकते हैं तो बिंदु बार हो जाएगा 3.3 की बिंदु बार। यह 3 की बिंदु बार है और यहाँ पे 3.3 की बार, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। तो ऐसे जैसे मान लो हमारे पास और कोई संख्या हो इस प्रकार से 9.8756 87561 ऐसे कोई संख्या आ रही है तो इसको हम लिख सकते हैं 9.8756 की बार। आगे तो फिर भी आगे तो वही संख्या आ जाएगी 8765। तो इस तरीके से इसको आप बिंदु बार के रूप में लिखना चाहो तो 9.8756 पहले अंक पे लगा दो, अंतिम अंक पे लगा दो। पेपर में कहीं पे पहले अंक पर अंतिम अंक पर बिंदु लगी हुई है तो आप ऐसे नहीं समझ लेना कि पेन से लिखते समय उससे कोई स्याही की बूंद गिर गई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिंदु बार है, 8 से लेकर 1 तक के जितने अंक है इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इन अंकों की पुनरावृत्ति होती जाएगी, शून्य मान नहीं प्राप्त होगा लेकिन पुनरावृत्ति यह होती जाएगी। अब अनावर्ती संख्या कौन सी है? अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या है। वर्गमूल में जितनी भी अपूर्ण संख्याएं है वो अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या है। जैसे 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल, ये सभी क्या है? अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या है। यह लगातार चलती रहती है और इनमें दशमलव के बाद कोई अंक रिपीटेशन नहीं होता। यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे कोई अंकों का रिपीटेशन नहीं होता। इसको विस्तार से पढ़ेंगे हम आगे। यहाँ पे हम परिमेय और अप्रिमेय के तौर पर इनको पढ़ रहे हैं। तो देखो ये शांत दशमलव संख्या है, ये परिमेय संख्या है और ये आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। और ये क्या है? अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। ये आपको ध्यान रखना है पहला तो, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं, हम सब ऐसे लिखते हैं 3.14 ये इसका मान, और 22/7 का मान भी 3.14 लिखते हैं। लेकिन हम 22/7 इसका जो मान रखते हैं वो यहाँ तक सही है और यहाँ तक के लिए दोनों बराबर भी सही है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पाई और 22/7 बराबर नहीं होते हैं। पाई और 22/7 बराबर नहीं होते हैं। जो 22/7 है आपका, उसका मान आता है, देखो 22/7 भाग देंगे तो 3.142857 ऐसे इसका रिपीटेशन होता रहेगा। और आप कैलकुलेटर में निकालोगे तो एक समय बाद यह आपको ऐसा बता देगा 142857 और फिर 142829 कर देगा उसको। तो ये रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब ये तो क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो ये 22/7 तो इसमें आ जाएगी, ये परिमेय संख्या है। और ये जो पाई है ना, इस पाई का मान आपके बहुत कुछ अलग प्राप्त होता है। पाई का मान, इसका मान 3.14926536 ऐसे कई अंकों तक, यानी करोड़ों अंकों तक इसकी हमने गणना की। तो किन्हीं भी अंकों का एक निश्चित क्रम के बाद रिपीटेशन नहीं होता। अंक तो वैसे अपने पास क्या है? 10 ही तो है, 0 से 9 तक 10 अंक है, तो 10 अंक तो आएंगे बदल बदल के, लेकिन उनका निश्चित क्रम में रिपीटेशन नहीं होता। जैसे यहाँ पे हो रहा है 142857 142857 142857, वैसे नहीं होता। यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए 22/7 क्या है? आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है और वो परिमेय संख्या है।
22/7 परिमेय संख्या है, जबकि ये पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन कई बार आता है, पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और आगे नाम दे देगा और ऐसे करके। तो आपको ध्यान रखना, पाई है अपरिमेय संख्या और 22/7 है परिमेय संख्या, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज होता है। अब हम बात करते हैं परिमेय की, ये आगे पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, यहाँ पे इतना ही समझना था हमारे को। इसमें परिमेय की बात करेंगे, परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके और q का मान 0 ना हो। तो इसकी दो परिभाषाएं हो जाएगी। देखो, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा उनका मान निश्चित होता है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके और उनका मान निश्चित होता है, वे क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहला सकती है। या दूसरे रूप में इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाए और q नॉट इक्वल टू 0 हो, जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके और q का मान 0 ना हो। तो q के रूप में व्यक्त किया जाता है और q का मान 0 नहीं होता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या है, जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके और q का मान क्या ना हो, 0 ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। p/q के रूप में लिख सके और q का मान 0 ना हो, परिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जिनका निश्चित मान होता है, वे परिमेय संख्याएं कहलाती है। और वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और जिनमें q का मान 0 ना हो, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखो, q का मान 0 क्यों नहीं हो, देखो p है, इसके नीचे हमने 0 कर दिया और किसी भी संख्या के नीचे यदि भाग में 0 है तो उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। और अनंत क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। तो इसका मान तो अनिश्चित हो गया, इसका मान तो अनिश्चित हो गया। ये तो कोई संख्या ही नहीं होती ना, इन्फिनिटी तो कोई संख्या ही नहीं होती, इसलिए यह अपरिभाषित हो गया। तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए, निश्चित मान होता है परिमेय संख्याओं का। ठीक है, तो अब देखो, इनमें हम लिखते हैं, हाँ भाई परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है। तो नोट 1 नंबर 0 1 परिमेय संख्या है। किसी भी संख्या को रख सकते हैं हम p/q के रूप में। तो जैसे मान लो, बता दूंगा आगे में, जैसे मान लो 1 है, 1 को 1/1 के रूप में, 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 को भी हम ऐसे रख सकते हैं,
तो ये भी परिमेय संख्या, नीचे तो शून्य नहीं होना चाहिए, ऊपर तो शून्य हो सकता है, तो परिमेय संख्या है। 2 नंबर 22/7 परिमेय संख्या है या होती है। 3 नंबर सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। 4 नंबर सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। 5 नंबर सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। 6 नंबर वर्गमूल में पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या किसमें हो, यदि वर्गमूल में हो तो परिमेय संख्याएं होती है, परिमेय संख्या होती है। देखो कैसे है, मान लो पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 का वर्गमूल लिया हमने, 2 आ गया, तो 2 को तो 1/2 के रूप में रख सकते हैं। यहाँ पे देखो प्राकृत संख्या दी है, कोई भी प्राकृत संख्या ले लो, उसको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो 5 ले लिया, तो 5 के नीचे 1 रख दो, इसका मान तो अभी भी 5 ही है, पहले भी 5 था, अभी भी 5 है, लेकिन P/Q के रूप में रख दिया हमने इसे, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो सभी प्राकृत संख्याओं को ऐसे रख सकते हैं, पूर्ण संख्याओं को भी ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि उसमें शून्य आ जाएगा, तो शून्य को ये लो, इसका भी भागफल शून्य ही आएगा, क्योंकि भाग जाएगा नहीं 1 का शून्य में, इसलिए शून्य ही आएगा। तो ये भी क्या है, आपकी सभी परिमेय संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या यदि वर्गमूल में हो तो वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब हमने जो बात की थी शांत और अशांत वाली, उसमें बात करें तो शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती है या परिमेय संख्या होती है। फिर आवर्ती अशांत दशमलव संख्या भी परिमेय संख्या होती है। आवर्ती अशांत दशमलव संख्या ये परिमेय संख्याएं होती है। ये इतनी परिमेय संख्या होती है। कौन कौन सी, शून्य परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या से है, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं में भी परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या यदि वर्गमूल में है तो भी परिमेय संख्या होती है, शांत दशमलव संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है, और आवर्तीय अशांत दशमलव संख्या भी परिमेय संख्या होती है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं, और आज का वो लास्ट टॉपिक होगा। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें परिमेय को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और उनका मान अनिश्चित होता है,
अनिश्चित होता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या ये कहलाती हो। यानी इनको हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। क्यू का मान इसमें शून्य हो सकता है, अनिश्चित मान तभी होगा क्यू का मान शून्य हो सकता है इसमें, इसलिए हम इसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अब इसकी बात करते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं है। तो नोट 1 नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर, अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या, अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या ये अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या ये होती है। 3 नंबर, अपूर्ण वर्ग संख्या यदि वर्गमूल के अंदर हो, अपूर्ण वर्ग संख्या वर्गमूल में हो तो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, यह ध्यान रखना। कैसे? जैसे मान लो हमने रख दिया √3, √5, √7, √11, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और वर्गमूल के अंदर है, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना, पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ओके, आज की क्लास में इतना ही।